नमस्कार सभी बच्चों को। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर और टू एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पढ़ाऊंगा, जिसका कि हम दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको परिचय पढ़ाया था कि रसायन विज्ञान क्या होता है, उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे द्रव्य की प्रकृति। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं द्रव्य की प्रकृति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा द्रव्य। वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। जिसमें द्रव्यमान होता है। हम इसे अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन स्थान घेरे हुए और उसमें अपना कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे बर्फ, जल, नमक आदि। बेटा द्रव्य के बारे में, जिसे हम पदार्थ भी कहते हैं, मैंने आपको क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट में लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा रखा है द्रव्य के बारे में विस्तार पूर्वक। आप उसमें से जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वीडियो 27 से 28 मिनट के पूर्ण रूप से द्रव्य के बारे में आपको बताया गया है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्रव्य की प्रकृति, कि द्रव्य का वर्गीकरण कितने भागों में है, वह कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके भी कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे चार्ट। द्रव्य द्रव्य को बेटा दो भागों में दर्शाया गया है। पहला तो भौतिक, वर्गीकरण, और दूसरा है इसका रासायनिक वर्गीकरण। यानी कि दो भागों में बांटा गया है ये। फिर भौतिक वर्गीकरण, भौतिक अवस्था के आधार पर भी द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं बेटा? एक है आपका ठोस, एक है आपका द्रव, और अगला है आपका लास्ट गैस। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक संगठन के आधार पर भी द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक है आपका शुद्ध पदार्थ, और दूसरा कौन सा आपका? मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग हैं। कौन कौन से? तत्व, और दूसरा है यौगिक। और इस तत्व के भी कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। कौन कौन से? पहला है आपका धातु, दूसरा है आपका अधातु, और तीसरा है आपका उपधातु।
यौगिक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? कार्बनिक यौगिक। और दूसरा भी आपका कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण, मिश्रण आपके कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक आपका समांगी मिश्रण, और दूसरा कौन सा आपका? विषमांगी मिश्रण। हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है आज के लेक्चर में कि द्रव्य को कितने भागों में दर्शाया गया है? 2 भागों में, यानी कि द्रव्य को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक आपका भौतिक और एक है रासायनिक। भौतिक अवस्था के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है, रासायनिक अवस्था के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ के भी 2 भाग हैं, तत्व और यौगिक, और मिश्रण के भी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। उसके बाद जो तत्व वो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक कितने प्रकार के आपके? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। चलो हम विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण। तो द्रव्य मैंने आपको लिखवा दिया है, अब द्रव्य को लिखो, द्रव्य का वर्गीकरण। हेडिंग है द्रव्य का वर्गीकरण। लिखो, द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक हमारा भौतिक वर्गीकरण और एक हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो लिखो, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। ये देखिए, कौन कौन से? भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो हेडिंग क्या लिखोगे आप? भौतिक वर्गीकरण। लिखो इसमें, दाब व दाब की साधारण दशाओं में भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? एक आपका ठोस, एक आपका द्रव और एक आपका गैस।
तो कौन कौन से हैं? पहला ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा कौन सा है आपका? गैस। तो हेडिंग कौन सी लिखोगे आप? पहले ठोस, तो ठोस में लिखो वह वस्तु जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है क्या कहलाएगा बेटा? ठोस कहलाएगा। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। आकार व आयतन कैसा हो? निश्चित। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, एक लोहे की कील ले लेना और उस लोहे की कील को आप उस डब्बे में रखना, किसी ना किसी डब्बे में रखना। जब उस किसी ना किसी डब्बे में रखोगे ना, तो देखना कि लोहे की कील का शेप यानी कि आकार वैसा का वैसा ही है जैसा आपने उसे रखा है। उसका आकार डब्बे के आकार के जैसा नहीं हुआ। तो इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि एक तो उसका आकार, दूसरा उसका आयतन, दोनों ही कैसे है? फिक्स है, बदल नहीं सकते। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? द्रव। द्रव क्या होता है? तो लिखें सही बच्चे, वह वस्तु जिसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता मतलब इसे आप जिस पात्र में रखोगे ना, यह उसी पात्र का आकार ले लेगा। अर्थात किसे कोई भी वस्तु जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं है, इसे जिस पात्र में रखोगे या रखते हैं वह उस पात्र के आकार के जैसा हो जाता है। आकार के जैसा हो जाता है। मतलब उस पात्र का आकार ले लेगा। जैसे क्या एग्जांपल मान लो, आपने एक कटोरी पानी ले लिया, उस एक कटोरी पानी को आपने गिलास में रखा, मान लो उसमें आपने 100 ml पानी ले लिया, उस 100 ml पानी को आप किसी गिलास में रख रहे हो, उस पानी को आप किसी दूसरे गिलास में पलट रहे हो, तो पलटने पर देखोगे आकार तो उसका गिलास जैसा हो गया पानी का, लेकिन आयतन अभी भी उतना का उतना ही है, 100 ml ही है उसका आयतन।
लेकिन आकार किसके जैसा हो गया? पानी के गिलास का, यानी कि गिलास जैसे आकार, गिलास के आकार का उसका हो गया है। यही क्या है आपका? द्रव। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो दूध, तेल, पानी, आदि। तीसरे नंबर पर क्या है आपका? गैस। वह वस्तु जिसका ना तो आकार निश्चित होता और ना ही आयतन निश्चित होता है। क्या कहलाएगा? गैस कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, आदि। यहां तक समझ में आ गया? हम इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है बेटा, कौन सा? जो ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक, यौगिक हम अभी पढ़ेंगे, ऐसा यौगिक जो, या ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्था में होता है। ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, क्या नाम है उसका? H2O। देखो, ये ठोस में भी पाया जाता है। इस ठोस को, यानी कि हम लिखेंगे साथ के साथ यहां पर बर्फ। बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे ही मैं इसे क्या करूंगा? गर्म कर दूंगा। जैसे आप इसे गर्म करोगे तो ठोस किस में चेंज हो जाएगा? द्रव में। यानी कि बर्फ किस में चेंज हो गया? जल में। हो गया ना? उसके बाद मैं इसे और ज्यादा गर्म कर दूं, अधिक गर्म करने पर, अगर मैं इसे और ज्यादा गर्म करूंगा तो यह द्रव किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। अर्थात जब मैं जल को ज्यादा मात्रा में गर्म करता हूं तो किस में चेंज हो जाता है? वो भाप में। और इसी गैस को मैं ठंडा कर दूं, जैसे मैं इसी गैस को ठंडा करता हूं तो ये वापस से किस में चेंज हो गया? द्रव में। मैं इसे और ज्यादा ठंडा कर देता हूं,
तो वापस से किस में चेंज हो जाएगा? ठोस में। मतलब इस भाप को यदि मैं ठंडा कर दूं तो किस में चेंज हो गया? जल में। लिख देते हैं यहां पर, देखो बर्फ से जल में जा रहा है, यानी क्या कर रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर और ज्यादा गर्म करोगे किस में चेंज हो गया? भाप में, यानी कि अधिक गर्म करने पर। इसको मैंने ठंडा करा, किस में चेंज हो गया? जल में। ठंडा करने पर मैं इसे और ठंडा कर दूं, और ही ज्यादा, तो किस में चेंज हो जाएगा? बर्फ में। एग्जाम्पल के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा आपके लिए। बर्फ, बर्फ से जल और जल से भाप। आप बर्फ, फ्रीजर में से बर्फ निकाल लो, कड़ी धूप में रख दो उसे, अपनी ओर से गर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो धीरे धीरे स्वयं किस में चेंज हो जाएगा? जल में। अब उसे एक बर्तन में लो, उसे गर्म कर दो, लेकिन साथ में उसके ऊपर ढक्कन जरूर लगा देना। ढक्कन लगा देना, या दूसरा एक ऐसा कोई पात्र जोड़ देना, या किसी नली से उस दूसरे नली में, उस किसी नली से बेटा दूसरे बर्तन में रख देना, जिससे कि जो भाप निकलेगी वो दूसरे बर्तन में इकट्ठी होती रहे। तो बर्फ से क्या बन गया? जल। जल को और ज्यादा गर्म करोगे, किसमें चेंज हो गया? भाप में। उसी भाप को फिर आप ठंडा कर दो, नॉर्मल ऐसे ही रख दो, उसे गर्म मत, कुछ मत करो, ना फ्रीजर में रखो ना उसे गर्म करो, ऐसे ही रहने दो। तो भाप से किस में चेंज हो जाएगा? वो दोबारा जल में। और उसी जल को फिर दोबारा फ्रीज में रख दो, किस में चेंज हो गया? वो बर्फ में। तो ये ऐसा यौगिक है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। और यही आपको लिखवाया गया है, यहाँ देखिए क्या? ताप व दाब की साधारण दशाओं में, ताप व दाब की साधारण दशाओं में किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? एक आपका ठोस, एक आपका द्रव और एक आपका गैस। ये बेस्ट एग्जांपल आपके लिए। अच्छा, और पढ़ते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा रासायनिक वर्गीकरण। एक भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं द्रव्य को, एक किसके आधार पर डिफाइन कर सकते हैं हम? रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो हेडिंग लिखो रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, तो लिखो रासायनिक वर्गीकरण द्रव्य के रासायनिक संगठन रासायनिक संगठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रासायनिक संगठन से संबंधित है। अर्थात रासायनिक संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से बेटा? कौन कौन से थे? एक हमारा शुद्ध पदार्थ था और दूसरा कौन सा था? मिश्रण। तो क्या लिखोगे? पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है हमारा? मिश्रण। देखो चार्ट में,
रासायनिक वर्गीकरण कितने भागों में, एक हमारा शुद्ध पदार्थ है और दूसरा हमारा क्या है, मिश्रण। तो लिखे, सबसे पहले हेडिंग लिखो शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ लिखो, वह पदार्थ जिसको किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा वह पदार्थ जिसको किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य किसी प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता। क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समझ में आया? समझ में क्या बेटा, सिंपल सा है, किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा किसी भी प्रकार के, किसमें ना टूटे, द्रव्य में ना टूटे, क्या अलग ना हो। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहे, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रहे, जल है तो जल ही रहे। जल का फॉर्मूला H2O, H2O ही रहेगा, N2O जल का फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो वही क्या कहलाता है, आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब ये कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में या 3 भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से, लिखो, यह है 2 प्रकार यह 2 प्रकार का होता है। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तो किसे पढ़ेंगे हम सबसे पहले, तत्व को। तो हेडिंग लिखो तत्व। देखो ध्यान से, वह शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। क्या कहलाएगा, तत्व कहलाता है। कितने प्रकार के, सिर्फ एक ही प्रकार के। अब समझते हैं बेटा, वर्तमान में बेटा हमारे पास अभी तक जितने भी तत्व पाए गए हैं, टोटल 118 पाए गए हैं। तो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नोट करके लिखो, नोट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने हैं, एटॉमिक नंबर 118। मतलब
पदार्थों की या तत्वों की? एलिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं बेटा तत्व। तो तत्वों की कुल संख्या, तत्वों की कुल संख्या कितनी है? परमाणु क्रमांक 118, यानी कि अभी तक हमें जितने भी तत्व मिले हैं वो 118 परमाणु क्रमांक तक मिले हैं। अब इन 118 में जो प्राकृतिक रूप से तत्व पाए गए हैं, प्राकृतिक तत्व, कहां तक मिले हैं? परमाणु क्रमांक 92 तक, यानी कि 92 तक, 92 तत्व तक पाए गए हैं। और इन 92 में से भी, जो ये बेटा 92 तत्व है ना, इन 92 में से 2 तत्व ऐसे हैं जो संश्लेषित तत्व हैं। इन 92 में से भी, तो लिखो जिनमें से मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? 92 तत्वों की, जिनमें से 2 तत्व कौन कौन से हैं बेटा? एक तो Te, जिसका परमाणु क्रमांक है आपका 52, तथा Pm, जिसका परमाणु क्रमांक है 61। संश्लेषित तत्व हैं। अब देखो टोटल 118 हैं, 92 तत्व तक प्राकृतिक रूप से पाए गए तत्व हैं, जिनमें से भी 2 तत्व कौन कौन से? टेलुरियम तथा प्रोमोथियम, टेलुरियम तथा प्रोमोथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 92 टी का और पीएम का परमाणु क्रमांक 61 है। वो कैसे तत्व हैं? संश्लेषित। बाकी की जो परमाणु क्रमांक 92 से आगे तक के तत्व है, यानी कि शेष तत्व, शेष तत्व, शेष तत्व कौन से? परमाणु क्रमांक आगे तक के तत्व, परमाणु क्रमांक 92 से आगे के तत्व कैसे हैं? प्रयोगशाला में नाभिकीय तथा अभिक्रियाओं द्वारा बनाए गए तत्व हैं। जिसे या जिन्हें मानव निर्मित तत्व, या कृत्रिम तत्व, या संश्लेषित तत्व कहते हैं। समझ में आया? टोटल हमारे पास कितने हैं? 118 तत्व टोटल है हमारे पास 118। 118 में हमारे पास जो प्राकृतिक रूप से पाए गए तत्व हैं कितने हैं? 92 तत्व है। और इन प्राकृतिक रूप से परमाणु क्रमांक 92 तक के तत्व है। और इन 92 तक के तत्व में हमारे पास एक तो Te और एक Pm, ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो संश्लेषित तत्व हैं, यानी कि भी बनाए गए तत्व हैं। और इनके साथ साथ परमाणु क्रमांक 92 से आगे के जो तत्व हैं वे भी कैसे हैं?
वे भी कैसे हैं, मानव निर्मित तत्व हैं या फिर संश्लेषित तत्व हैं या फिर कृत्रिम तत्व हैं। पर इतना सा आपको नोट में लिखना है कि बनाए गए तत्व, टोटल पाए गए तत्व हमारे पास 118, और 118 में से जो हमारे प्राकृतिक है वो 92 तक के तत्व हैं, और उन 92 तक के तत्व में भी 2 तत्व ऐसे हैं जो कि संश्लेषित तत्व हैं, तथा इनसे आगे के भी तत्व कैसे हैं हमारे पास, संश्लेषित तत्व है। किन से आगे के, 92 तक के तत्व से आगे तक के तत्व। अच्छा, अब आगे समझो। तो तत्व कितने प्रकार के हैं बेटा, 3 प्रकार के तत्व, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा उपधातु। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, धातु के बारे में। तो एग्जाम हेडिंग लिखो, धातु। धातु लिखो। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद जो उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वही क्या कहलाते हैं, आपके धातु कहलाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैसी प्रवृत्ति रख रहे हो, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। इनके निम्नलिखित गुण होते हैं, लिखो धातुओं के निम्नलिखित गुण हैं। इनके इन सभी अलग कुछ निम्नलिखित गुण होते हैं बेटा। धातुओं के निम्नलिखित गुण हैं, कौन कौन से, पहला ये देखो, इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। दूसरा गुण इनमें क्या होता है, इनमें धात्विक चमक होती है अपनी, तो धात्विक चमक। तीसरा क्या होता है, ये उच्च विद्युत चालकता होते हैं, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, उच्च ऊष्मा चालकता। चौथा, उच्च विद्युत चालकता। पांचवा क्या लिख सकते हैं बेटा हम, पांचवा इसमें तन्यता होता है। छठा क्या लिख सकते हैं हम, आघात वर्धनीयता। बेटा ये इसके अंदर गुण पाए जाते हैं।
अतन्यता का मतलब जानते हैं, लंबे से लंबा तार बनाया जाता है बिल्कुल पतला। और आघात वर्धन का मतलब पीट कर उसके चादर बनाई दी जाती है, किसकी? धातुओं की। जैसे कि सोना ले लो, सोने में अपने को धात्विक चमक होती है, सोने को हम लंबे से लंबा तार बना सकते हैं। उसके बाद आघात वर्धनीयता, इसमें पीट कर चादर के रूप में भी बनाया जा सकता है। तो ये धातुओं के अपने कुछ गुण होते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, 118 तत्व पाए जाते हैं, है ना। अब इन 118 तत्वों में ही ये तत्व कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। अब इन धातु, अधातु और उपधातु में भी ये जो डिफाइन है इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। धातु, अधातु, उपधातु जो 118 तत्व उसी में से छांट करके बनाए गए हैं धातु, उसी में से अधातु और उसी में से आपका बनाया गया है उपधातु। तो लिखते हैं, अब देखो कौन कौन से तत्व हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो 118 तत्व है ना हमारे पास, जो तत्वों की कुल संख्या है 118। उनमें से ठोस, द्रव, गैस भौतिक अवस्था के आधार पर भी डिफाइन करा गया है। तो जो ठोसों की संख्या है, किसकी संख्या? ठोसों की संख्या, मतलब सॉलिड स्टेट में जो पाए जाते हैं, और लिक्विड स्टेट में जो पाए जाते हैं, जिसे आप बोलोगे द्रव अवस्था में। तीसरा है गैस अवस्था में। लिक्विड अवस्था में सिर्फ 5 ऐसे तत्व हैं जो पाए जाते हैं, सिर्फ किसमें? द्रव अवस्था में 5 तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद गैस अवस्था में कितने पाए जाते हैं? आपके 11। 11 और 5 16। 118 में से 16 के कितने बच गए? 102। तो 102 तत्व आपके ठोस होते हैं बेटा। बाकी के 5 तत्व आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, 11 तत्व आपके गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये जो 5 तत्व हैं, इसी में से 4 तो होते हैं धातु के, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, धातु तो पढ़ रहे हैं हम। और एक होता है आपका अधातु का। 4 होते हैं धातु के और एक होता है अधातु का। चलो तो लिखना स्टार्ट करें। तो निम्नलिखित गुण हो गए। धातु हो गया जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसी में ही लिखना है आगे। अधिकांश धातुएं कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। परंतु मैंने बताया था ना बेटा कि 4 धातु ऐसी हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और एक धातु ऐसी है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसमें वही लाइन लिखनी है। क्या आप अपनी ओर से सोचकर बताओ कि अधिकांश धातुएं तो हमारे ठोस अवस्था में पाए गए हैं, तो 4 धातु कौन सी होंगी जो कि किस में पाई जाएगी? हमारी द्रव अवस्था में। कौन कौन सी है? लिखे, सीजियम, कोमा फ्रेंसियम, कोमा गैलियम, कोमा मरकरी। ये 4 धातुएं ऐसी हैं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अधिकांश धातुएं कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन 4 धातुएं सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम और मरकरी सामान्य ताप पर भी कौन सी अवस्था में पाई जाएंगी? द्रव अवस्था में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है।
कि कितने पॉइंट, कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में कितने तत्व पाए जाते हैं, द्रव में कितने तत्व पाए जाते हैं, गैस में कितने तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम अधातु। अधातु में क्या लिखेंगे, लिखें वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाएगा, अधातु। ठीक है, इनके भी अपने कुछ गुण होते हैं, तो लिखो अधातुओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। पहला, यह ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को खोकर। दूसरा, इनमें अधात्विक चमक होती है। तीसरा, ये कुचालक होते हैं, यानी कि उच्च विद्युतीय कुचालक। चौथा, ये भंगुर होते हैं। पांचवा, इनके कोई लंबे तार नहीं बनाए जा सकते, अर्थात अतन्यता होते हैं। जिस प्रकार हमने यहां पर डिफाइन करा था कि अधिकांश धातुएं किस में होते हैं, ठोस अवस्था में। सिर्फ 4 ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से, सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम और मरकरी। अब हमने पिछले पेज में देखो 4 हो गए हमारे धातु जो कि कौन से अवस्था में पाए जा रहे हैं, लिक्विड अवस्था में। अब एक हो गया हमारा अधातु, कौन सा बच गया, और उसका नाम बेटा ब्रोमीन, जो कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में हमारा वो तत्व पाया जाता है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो अधातुएं ठोस, ठोस में कौन कौन से लिख सकते हैं, आयोडीन, सल्फर, और भी बहुत सारे ठोस है बेटा, आदि। कोमा, द्रव, और द्रव अवस्था में सिर्फ एक ही तत्व बचा है जो कि अधातु में पाया जाता है, और उसका नाम बेटा ब्रोमीन। हम बी आर लिख सकते हैं, बी आर। कोमा, गैस, गैस में कौन कौन से हो गए आपके,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आदि अवस्था। कौन से बेटा? तीन अवस्था में पाया जा रहा है, तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन? अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आया? बाकी आपको धातु या धातु विस्तार पूर्वक तत्व, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको थर्ड चैप्टर में पाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जिसमें रासायनिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये किसकी बात होगी? तत्व की। तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण हैं, क्या कहलाएंगे? तत्व। टोटल तत्व जो हमें अभी तक मिले गए हैं 118 हैं। 118 में से 92 तत्व तक तो जो है हमारे पास प्राकृतिक है, और इन 92 तत्वों में से भी दो तत्व ऐसे हैं। कौन से? टेलुरियम और प्रोमोथियम, यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक 92 है टी का, और पीएम का परमाणु क्रमांक है 61, संश्लेषित तत्व है। बाकी 92 से आगे के तत्व जितने भी हैं वे भी क्या हैं? एक संश्लेषित तत्व है। उन्हें भी हमने किससे प्राप्त करे हैं? नाभिकीय से और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा हमने इसे प्राप्त किया है। उसके बाद ये इन्हीं के आधार पर कितने भागों में हो गए? 3 भागों में। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। जो हमारा धातु है, धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं वो धातु कहलाते हैं। इनके अपने गुण होते हैं अलग अलग। कौन कौन से? धनायन बनाने की प्रवृत्ति, पहला तो इससे मिल गया। दूसरा हमारा धात्विक चमक है। तीसरा उच्च ऊष्मा चालकता है, उच्च विद्युत चालकता है, आघात वर्धनीयता और तन्यता है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि तत्वों की कुल संख्या 118। 118 में से जो 102 तत्व हैं वो कैसे हैं? आपके ठोस अवस्था में। चेक कर लो, 118, 11 5 16, माइनस कर लो, 8 में 6 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 102 तत्व बचे हैं ना। तो 102 तत्व हमारे किसमें? ठोस अवस्था में। 5 हमारे द्रव अवस्था में पाए गए हैं और 11 हमारे गैसीय अवस्था में पाए गए हैं। उसके बाद इसी में जो 5 है उनमें से 4 तो धातु होते हैं और एक हमारा अधातु होता है। ठीक है, फिर हमने अधातु पढ़ा। अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना रहे हैं। उसके बाद इनके भी अपने गुण हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा उपधातु। उपधातु में क्या लिखोगे? वह तत्व जिनके गुण धातु तथा अधातु के गुणों के बीच पाए जाते हैं, क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाता है। कौन कौन से बेटा ये समझो। एटी, एटी, अस्टाटीन। उसके बाद बेटा पीओ पोलोनियम, टीई टेलोरियम, एसबी एंटीमनी, एएस आर्सेनिक, जीई जर्मेनियम, एसआई सिलिकॉन, एएल एल्यूमिनियम, बी से हो गया आपका बोरोन। ये तत्व ऐसे बेटा जो उपधातु में पाए जाते हैं।
उपधातु होते हैं। एस्टाटिन पोलोनियम, टेलुरियम एंटीमनी, आर्सेनिक जर्मेनियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, बोरोन। ठीक है, अब ये हो गया उपधातु। अब हमें पढ़ना है बेटा यौगिक। क्या? यौगिक। तो पढ़ते हैं। क्या लिखोगे यौगिक में? दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। लिखो, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ या मेल से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। जैसे H2O। H2O में देखो बेटा, हाइड्रोजन के दो तत्व मिले हुए हैं, ऑक्सीजन का एक तत्व मिला हुआ है। तो बेटा दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनाई पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एक तत्व मिला हुआ है और दूसरा तत्व क्या है? ऑक्सीजन, जिसके कितने तत्व हैं? दो हैं। उसके बाद बेटा हम मीथेन पढ़ सकते हैं। मीथेन, हिंदी में से मैथेन पढ़ते हैं, इंग्लिश में से मीथेन पढ़ा करते हैं। कार्बन कितने तत्व हैं? एक तत्व है। हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं? चार तत्व हैं। ठीक है, इसी के आधार पर यह दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। तो लिखें यौगिक क्रमशः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? कार्बनिक यौगिक और दूसरा कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कार्बनिक, नाम में ही ला रहा है बेटा, क्या आ रहा है नाम में? कार्बनिक यौगिक। तो लिखे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। चलो अब कार्बनिक यौगिक लिखते हैं। तो हेडिंग लिखो कार्बनिक यौगिक। लिखो वे यौगिक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक कहलाता है। कार्बनिक यौगिक
कहलाता है। जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है कार्बनिक यौगिक। अब यही परिभाषा सर हमने यहाँ पर लिखी थी, क्या कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, और यही परिभाषा यहाँ पर लिखी है कि वे यौगिक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। तो सर डिफरेंस क्या है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक और यौगिक में? तो यौगिक में क्या क्या आ सकते हैं? कार्बन भी आ सकता है और कार्बन नहीं आ सकता, लेकिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना आवश्यक है। तो लिखो सामान्यता कार्बनिक यौगिक में किसका? कार्बन का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए बेटा आप ले सकते हो CH4। CH4 नाम क्या है इसका? मेथेन, और इंग्लिश में से पढ़ते मीथेन। तो इसमें कार्बन है, ये रहा, तो कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल है। पहला यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ आपका यौगिक कहलाता है। यौगिक है ना, एक कार्बन है और एक तत्व हाइड्रोजन है, जिसके कितने तत्व दे रखे हैं? 4। इसी प्रकार हम क्या ले सकते हैं? C2H6 कार्बन है ना, तत्व भी है, दो या दो से अधिक। कार्बन के कितने तत्व हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं? 6। इसी प्रकार बेटा हम क्या लिख सकते हैं? और बोलो, यूरिया NH2CONH2 है ना इसमें बेटा कार्बन, ये रहा। तो यह भी क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। तो सर अकार्बनिक यौगिक क्या है? सेम वही, वे यौगिक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से, परंतु उसमें कार्बन नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक सेम वही परिभाषा, सेम वही। देखो कैसे है, वे यौगिक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना, सेम वही परिभाषा है। सिर्फ कंडीशन क्या रहेगी उसमें? कार्बन नहीं रहेगा। तो क्या लिखो? साथ के साथ लिखते चले जाओ, वे यौगिक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों, अब तत्वों में सारे होने चाहिए, सिर्फ किसको छोड़कर? कार्बन को छोड़कर। तो कार्बन को छोड़कर लिख लो या कार्बन के अतिरिक्त लिख लो। तत्वों से मिलकर बना होता है। क्या कहलाएगा? अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। समझ में आया? जैसे यौगिक डेली यूज में करते हैं हम, क्या? H2O। पहले बताओ क्या ये यौगिक है? यौगिक तो है H2O। क्यों?
क्योंकि दो तत्वों से या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बना पदार्थ आपका यौगिक कहलाता है। अब ये बताओ क्या है कार्बनिक यौगिक है? नहीं। क्यों नहीं है? कार्बन ही नहीं है सर। इसी प्रकार NaCl नमक, नमक NaCl। और भी आप अपनी ओर से एग्जांपल लिख सकते हो जिसमें क्या होनी चाहिए कंडीशन कि कार्बन ना हो, वही है कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। यौगिक होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनना चाहिए कंपाउंड, परंतु या तो कार्बन होगा या कार्बन नहीं होगा। अगर कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक, कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है और इसका नाम है क्या? मिश्रण। मिश्रण मिश्रण क्या होता है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाने पर किसी अनुपात में मिलाने पर दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। अब यह भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला क्या लिखोगे? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या लिखोगे? विषमांगी मिश्रण। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। क्या होता है सर समांगी मिश्रण? समांगी मिश्रण लिखो वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन संपूर्ण नमूने का संगठन कैसा हो? एक समान होता है।
संपूर्ण नमूने का संगठन कैसा हो, एक समान, क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाता है। बेटा समांगी मिश्रण को ना विलयन कहते हैं। हम विलयन को 12th क्लास में पढ़ेंगे। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। आप पानी ले लो और पानी में ना नमक को मिलाओ, देखो नमक पूर्ण रूप से उसमें घुल जाएगा, तो क्या हुआ, संपूर्ण संगठन जो है वो एक समान है उसका, यानी मिल चुका है, तो हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। या फिर आप अपने एटमॉस्फेयर में ले लो, वातावरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण, आदि गैसों का मिश्रण, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण ही तो है, क्योंकि इनका संपूर्ण जगह संगठन कैसा है, एक समान है। दूसरा भी लिख सकते हो आप, जो कि आप डेली यूज करते हो, क्या, जल तथा नमक का मिश्रण जो पूर्ण रूप से मिल जाए एक दूसरे में, उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहते हैं। फिर एक टॉपिक और बचा, क्या नाम है उसका, लास्ट टॉपिक, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, देखो हमने इसमें क्या पढ़ा था, जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन कैसा हो, एक समान। तो विषमांगी में क्या होएगा, जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं हो, तो लिखो वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान ना हो, क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आप ले लो पानी, पानी में रेत मिला दो, क्या पानी के अंदर रेत मिल जाएगा, नहीं। और यदि आप उसे मिला भी दोगे ना, उसे डिजोल्व कर दोगे किसी चम्मच से या किसी स्टिक से, तो भी वो जब तो लगेगा मिल गया, लेकिन कुछ समय पश्चात ही वो अपनी तली में वापस बैठ जाएगा, कौन, रेत। तो जिससे सिद्ध होता है कि विषमांगी मिश्रण में संगठन एक समान नहीं होता। अब दूसरा आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, धुआं। ठीक है, इतना सबने पढ़ना था, सिंपल है बेटा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भौतिक वर्गीकरण, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, यह उसके जैसा हो जाएगा जिस पात्र में से रखेंगे।
गैस जिसका ना तो आकार निश्चित हो और ना ही आयतन निश्चित होता। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक हमारा शुद्ध पदार्थ है, एक हमारा मिश्रण है। शुद्ध नाम में क्या लिखा गया? शुद्ध, यानी कि किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा हम इसे किसी और पदार्थ में नहीं तोड़ सकते, वह क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तत्व सिर्फ एक ही प्रकार के कण होने चाहिए उसमें, वह हमारा क्या कहलाएगा? तत्व। टोटल अभी तक हमारे पास 118 तत्व है। 118 में से हमारे पास 92 तत्व तो प्राकृतिक रूप से, 92 परमाणु क्रमांक 92 तक के तत्व प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं। और इन 92 तत्वों में भी 2 तत्व ऐसे हैं, कौन कौन से? टीई और पीएम। ये 2 तत्व ऐसे हैं बेटा जो कि संश्लेषित तत्व हैं, और 92 से आगे के सारे तत्व कैसे हैं? संश्लेषित है। इस हिसाब से हमें पता लगा कि 90 तत्व प्राकृतिक तत्व हैं, बाकी के सब संश्लेषित तत्व हैं, और 92 तक के तत्व हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्या ये कौन से अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो इन 118 तत्वों में हमारे पास 5 तत्व तो ऐसे हैं जो कौन से अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। 11 तत्व ऐसे हैं जो कौन से पाए जाते हैं? गैस अवस्था में। बाकी के शेष तत्व जितने बचे हैं कितने हो गए? 102। 102 तत्व किस में पाए जाएंगे? ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा धातु, अधातु और उपधातु। धातु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, बिजली का प्रवाह होएगा, उच्च ऊष्मा चालक, उच्च विद्युत चालक आएगा। इसी प्रकार अधातु, अधातु इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बनाते हैं। लेकिन उपधातु दोनों के गुणों के बीच में होते हैं। किसका? उपधातु का। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा यौगिक। यौगिक कौन से होते हैं? 2 तत्वों, 2 या 2 से अधिक तत्वों से जो भी मिलकर के पदार्थ बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। यौगिक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कार्बनिक में कार्बन होता है, अकार्बनिक में कार्बन नहीं होएगा। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जिसमें भी आपको कार्बन दिख जाए वो इसका एग्जांपल है, और इसके लिए जिसमें आपको कार्बन ना दिखाए वो इसका अकार्बनिक का एग्जांपल है। उसके बाद हमने पढ़ा मिश्रण। मिश्रण में एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी में संपूर्ण संगठन जो है एक समान होना चाहिए, और विषमांगी में संपूर्ण संगठन एक समान नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ही हमारे आज द्रव्य के बारे में, द्रव्य की प्रकृति के बारे में। धन्यवाद।